जय हिंद दोस्तों। आज 19 जुलाई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या वहाँ से ओपन नहीं होगा तो सीधे आप लोग टेलीग्राम पे जाइएगा, विजडम एजुकेशन सर्च कीजिएगा, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। चलिए, वीडियो देखना शुरू किया है तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन है कि भारत में अधिकतम वन्यजीव अभयारण्य वाला राज्य है, यानी किस राज्य में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य है। ऑप्शन ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या डी मध्य प्रदेश। सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा कि वन्यजीव अभयारण्य मैक्सिमम किस राज्य में है और साथ ही साथ नेशनल पार्क सबसे अधिक किस राज्य में है। राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग। राष्ट्रपति चुनाव भी चर्चा में है, उपराष्ट्रपति चुनाव भी चर्चा में है। दोनों को देख लीजिएगा। लक्ष्मीकांत की जो बुक है पॉलिटी के लक्ष्मीकांत की फेमस बुक आती है। परचेज नहीं किया तो आप लोग परचेज कर लीजिएगा। लक्ष्मीकांत के बुक में आपको डिटेल से मिल जाएगा राष्ट्रपति चुनाव के प्रोसेस के बारे में, उपराष्ट्रपति चुनाव के प्रोसेस के बारे में। कल राष्ट्रपति चुनाव पे वोटिंग हुआ है और इसका गणना हो जाएगा 21 जुलाई को। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जो प्रत्याशी है मुर्मू जी, उनके पक्ष में कई सारा क्रॉस वोटिंग हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी के साइडलाइन से हट के कुछ लोगों ने या कुछ माननीय सदस्यों ने मुर्मू जी के पक्ष में वोटिंग किया। टोटल 4,796 सांसद और विधायक ने इसमें वोटिंग दिया है। विधायक और संसद निर्वाचित जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। और टोटल इसकी संख्या है 4,796। मानसून की बेरुखी से पूर्वी राज्यों में भीषण सूखा। मानसून जिस तरह से इस बार कम पड़ा है, वर्षा जिस तरह से कम पड़ी है, पूर्वी राज्यों में भीषण सूखा है। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो 70% वर्षा कम हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 55% वर्षा कम हुई है। झारखंड में 49% वर्षा कम हुई है। बंगाल और के गंगा क्षेत्र में 45% वर्षा कम हुई है और बिहार में 46% वर्षा कम हुई है। तो पिछले वर्ष के कंपेयर वर्षा कम हुई है, मानसून की स्थिति खराब है। इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव देश की खाद्यान्न संकट देश में क्रिएट हो सकता है। जैसे जैसे सूखा बढ़ेगा खाद्यान्न संकट क्रिएट होगा। क्योंकि भारत की मानसून पे ही आज भी भारत की कृषि डिपेंडेंट है, तो इसलिए निश्चित तौर पे इसका प्रभाव भारत के इकोनॉमी पर पड़ेगा और विशेष रूप से भारत के कृषि सेक्टर पर पड़ेगा। और कृषि सेक्टर में भी खाद्यान्न संकट की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, इसकी संभावना जाहिर किया जा रहा है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मानसून है, तो मानसून के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ज्योग्राफी के बुक में मिल जाएगा, वहाँ से डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, मानसून किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, किस तरह से भारत की कृषि मानसून पे डिपेंडेंट है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। एडिटोरियल आज का इंपॉर्टेंट है। एक एडिटोरियल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग डिटेल से वहाँ डिस्कस करेंगे। संसद में खुले मन से हो वाद विवाद और संवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये अपील है, उन्होंने अपील किया है कि खुले मन से वाद विवाद और संवाद होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये काफ़ी दिन से हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके बारे में। एमएसपी सहित कृषि क्षेत्र के अन्य मसलों पे सुझाव देने के लिए कमेटी गठित। तो काफ़ी दिन से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि एमएसपी के लिए सरकार एक कमेटी गठित करेगी। जो किसान का देश भर में आंदोलन हो रहा था, उस किसान के आंदोलन की मांग थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की सरकार गारंटी दें और इसके लिए सरकार एक समिति बनाए। ये किसान संगठन की मांग थी। तो उसी मांग के आधार पे और साथ ही साथ एमएसपी के अलावा
प्राकृतिक खेती कैसे होना चाहिए, फसल विविधीकरण कैसे होना चाहिए, इस पे सुझाव देने के लिए सरकार ने 29 सदस्यीय समिति गठित किया। इस 29 सदस्यीय समिति को लीड कर रहे हैं संजय अग्रवाल जी। तो पीटी पर्सपेक्टिव से संजय अग्रवाल जी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 29 सदस्यीय समिति जिसे संजय अग्रवाल जी लीड कर रहे हैं, संजय अग्रवाल जी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाया गया है। ये सरकार को कृषि से संबंधित विभिन्न सुझाव देने का काम करेगी, जिसमें फसल विविधीकरण किस तरह से होना चाहिए, प्राकृतिक खेती जो बजट में इस बार चर्चा किया गया था, प्राकृतिक खेती को देश में किस तरह से रेगुलेट किया जाना चाहिए, किस तरह से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। चूँकि बजट पे एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, नहीं देखा तो देखिएगा। बजट में इस बार जो घोषणा किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि जो गंगा नदी है, ये मान लीजिए गंगा नदी है, तो गंगा नदी के 5 किलोमीटर के दोनों एरिया में, 5 किलोमीटर लेफ्ट और 5 किलोमीटर राइट, यहाँ पे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। या फर्स्ट चरण में प्राकृतिक खेती को यहाँ पे गंगा के दोनों साइड 5-5 किलोमीटर के रेंज में पहली चरण में इसको बढ़ावा दिया जाएगा। अब ये जो कमेटी है, इस कमेटी में अभी तक किसान ने अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजा है। तो सरकार ने बेसिकली संयुक्त किसान मोर्चा के लिए 3 सीट को आरक्षित कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा जब भी चाहे अपने तीनों सदस्य को यहाँ पे भेज सकता है या 3 व्यक्ति को नॉमिनेट करके इसका सदस्य बना सकता है। कॉलेजियम, अभी भी हमारे देश में जो जजों की नियुक्ति किया जाता है कॉलेजियम के द्वारा किया जाता है। कॉलेजियम इंपॉर्टेंट है। कॉलेजियम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के टोटल 5 सदस्यीय समिति होती है कॉलेजियम की, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक होते हैं और इसके साथ साथ 4 अन्य सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, न्यायमूर्ति होते हैं। तो टोटल 5 न्यायमूर्ति होते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक होते हैं और 4 अन्य सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं जो एक कॉलेजियम का निर्माण करते हैं। और ये कॉलेजियम बेसिकली तय करती है कि जजों की नियुक्ति किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय में कोई जज नियुक्त होना चाहिए, या किस तरह से किसी हाई कोर्ट में के जजों की नियुक्ति किस तरह से हो, ये बेसिकली कॉलेजियम के द्वारा डिसाइड किया जाता है। भारत चीन सीमा विवाद सुलझाने में विफल रहा। 16वें दौर की जो वार्ता थी ये भी असफल रहा है। तो भारत चीन विवाद अब फिर चलेगा, अभी ये बंद होने का नाम नहीं लेगा। इम्पॉर्टेंट है इंडिया चाइना रिलेशन। इंडिया चाइना रिलेशन पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या सीधे टेलीग्राम पे मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वाले उच्च शिक्षण संस्थान बढ़ा सकेंगे सीटें। जो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वाले संस्थान हैं जैसे आईटी वगैरह, तो वो सब अपनी सीट 10% सीट प्रत्येक साल बढ़ा सकेगी। ये शिक्षा मंत्रालय ने ये आदेशित किया है, या शिक्षा मंत्रालय का ये कहना है। सिंधिया ने विमानन कंपनियों की सुरक्षा निगरानी बढ़ाने को कहा। देखिए, जिस तरह से देश में वर्तमान में घटना देखी जा रही है, विमानन दुर्घटना की घटना देखी जा रही है, पटना में देखा गया है, अन्य जगह देखा गया है, तो इसके लिए जो हमारे देश के नागर विमान मंत्री हैं ज्योतिराव सिंधिया जी, उन्होंने एक मीटिंग लिया और इस मीटिंग में कहा कि सुरक्षा को बढ़ाने का पर्याप्त उपाय करना चाहिए। जो वर्तमान में कुछ दिन जो घटना घटी है, पिछले 1-2 महीने में जो घटना घटी है, उसका रिपोर्ट उन्होंने मांगा है। और साथ ही साथ कहा है कि जो विमानन कंपनी है जैसे स्पाइस जेट कंपनी है, सबसे अधिक गड़बड़ी हमें स्पाइस जेट कंपनी में ही देखी गई है, उसके विमान में ही देखी है। तो इन कमियों को दूर करने का तत्काल प्रयास करना चाहिए। भारत के हित के खिलाफ काम करने वाले को विफल करें। माननीय प्रधानमंत्री जी एक सेमिनार को संबोधित किए हैं और ये सेमिनार का नाम है स्वावलंबन, और ये सेमिनार का आयोजन अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया गया। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बातें कही गई कि राष्ट्र की रक्षा सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, राष्ट्र की रक्षा अब अंतरिक्ष, स्पेस, साइबर स्पेस और सामाजिक स्पेस की ओर बढ़ रहा है। अब इसका इम्पोर्टेंट ये है कि राज्य की रक्षा जो है, यानी राष्ट्र की रक्षा, हमारे देश की रक्षा सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है।
देश में कुछ तरह की घटनाएं अगर क्रिएट होती है तो वो भी हमारे राष्ट्र को प्रभावित करने का काम करती हैं। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा और उस पर सेपरेट वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज मैं कोशिश करूंगा उस पर सेपरेट वीडियो बना देने का। एग्जाम्पल है रॉकेटरी मूवी, जो इधर एक मूवी आया है, आर माधवन की मूवी है रॉकेटरी मूवी। नहीं देखा तो आप लोग देखिएगा इसे। रॉकेटरी मूवी में बेसिकली नंबी नारायण की स्टोरी है, और नंबी नारायण पे 1994 में 1994 में यह आरोप लगता था कि इनका संबंध एक मालदीव की एक महिला से है, और उन्होंने उसके माध्यम से पाकिस्तान को क्रायोजेनिक टेक्निक बेचा, क्रायोजेनिक तकनीक जो है बेचा, और इस तरह से इन पे आरोप लगा। उसके बाद काफ़ी इनकी इंसल्ट हुआ। ना सिर्फ इनका इंसल्ट हुआ बल्कि भारत की जो क्रायोजेनिक तकनीक बनाने का जो सपना था कि हम 2000 तक बना लेंगे, वो आज तक इनफैक्ट पूरा नहीं हो पाया। यानी आज इसरो 20 साल पीछे चली गई है। जब इनसे कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था नंबी नारायण जी का, तो इनसे जब पूछा गया, और ये लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कलीग थे, उनके साथ काम करते थे, तो जब इनसे पूछा गया कि अगर आप पे आरोप नहीं लगता तो क्या वर्तमान में इसरो की कंडीशन होती, तो इनका कहना था कि इसरो जो है, जो कॉमर्शियल स्पेस टेक्नोलॉजी है या कॉमर्शियल जो अंतरिक्ष उड़ान की जो टेक्नोलॉजी है, उस समय में $300 बिलियन की थी। तो इसमें वर्तमान में अगर आप भारत का हिस्सा देखिएगा तो महज लगभग 2 से 3% है। तो भारत की कमर्शियल उड़ान जो है, या कमर्शियल कह सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, विश्व का आधा हिस्सा भारत के पास होता है। यानी भारत के इसरो को किसी पे डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं होती। इसरो को इस बात पे डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं होती कि वो सरकार से पैसा ले। अगर गगनयान योजना अभी आई है तो केंद्र सरकार ने इसरो को 10,000 करोड़ का फंड दिया, तभी जाकर के गगनयान योजना चल रही है। लेकिन इसरो के पास इतना पर्याप्त पैसा होता है कि इसरो को कहीं सरकार से पैसा लेने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा यह है कि जो क्रायोजेनिक इंजन जो अभी तक हम पूर्ण रूप से डेवलप नहीं कर पाए हैं, वो 1999 में और 2000 तक में ये बन जाता। तो भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में 20 साल पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति पे जासूसी का आरोप लगा करके उसके करियर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और देश को इसके बारे में पता नहीं है। और मजे की बात यह है कि आईबी का जो ऑफिसर जो जांच कर रहा था, या आईबी का उस समय का जो निदेशक था, जो हेड था, वो आज अमेरिका में बसा हुआ। तो इस तरह से देश में कई सारे कॉन्स्पायरेसी होती है जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, और इसी कॉन्स्पायरेसी के माध्यम से देश को पीछे घसीटने का प्रयास किया जाता है या पीछे लाने का प्रयास किया जाता है। तो ये भी अब जो है रक्षा क्षेत्र के दायरे में आएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है। एडिटोरियल सेक्शन पे हम लोग आ गए हैं। इस एडिटोरियल को आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेरे पास इसके लिए डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे नहीं है। ज़्यादातर पॉलिटिकल एंगल को इसमें डिस्कस किया गया और सही भी है। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार का शासन रहा और एक प्राइवेट कंपनी के रूप में उन्होंने देश को चलाने का प्रयास किया। राजपक्षे 4 भाई थे, जिसमें जो सबसे बड़े थे महिला राजपक्षे, वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। उससे छोटे गोटबाया राजपक्षे वहाँ के राष्ट्रपति थे। एक भाई वहाँ का वित्त मंत्री था और एक भाई अन्य कोई पोस्ट पे था। इन चारों भाई के जितने बच्चे हैं वो भी किसी न किसी पोस्ट पे थे, और सभी ने मिल करके जो है श्रीलंका को लूटने का प्रयास किया। राजपक्षे परिवार का संबंध चीन से अच्छा रहा, तो चीन से उन्होंने लोन जरूर लिया, लेकिन उन लोन का मैक्सिमम यूज कैसे हो ये नहीं किया। तो कई सारा रीजन आपको दिखेगा जिससे वर्तमान की श्रीलंका के कंडीशन से सीखने की आवश्यकता है, और विशेष रूप से पाकिस्तान को सीखने की आवश्यकता है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। रुपए की मिलती वैश्विक स्वीकार्यता, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने हाल में ही घोषणा कर दिया है कि अब रुपए में कारोबार किया जा सकता है। रुपए में वैश्विक कारोबार के लिए आरबीआई ने सहमति दिया। और यह आवश्यक क्यों है?
क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रुपए की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है, और न सिर्फ रुपए की बल्कि विश्व के जितने भी करेंसी है सब डॉलर के मुकाबले नीचे जा रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध का इम्पैक्ट। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की महसूस हुई कि हम रुपए में ही क्यों न कारोबार करें, क्योंकि अभी तक जो हम कारोबार करते हैं वो डॉलर में करते हैं। अगर मान लीजिए हमें सऊदी अरब से तेल परचेज हम कर रहे हैं तो वहाँ डॉलर में हम उनके साथ कारोबार करते हैं, तो ये रुपए में ही क्यों न किया जाए, इसके लिए आरबीआई ने अपनी सहमति दे दिया। अब चर्चा, अगर इस एडिटोरियल को आप लोग पढ़िएगा, इस एडिटोरियल को आप लोग डिटेल से पढ़िएगा। पहली बात, चूंकि इसमें जो मेन पॉइंट है उसके बारे में कम चर्चा किया गया है और अन्य पॉइंट के बारे में अधिक चर्चा किया गया। मेन पॉइंट है कि आखिर रुपए को वैश्विक स्वीकार्यता जो मिल रही है इसके लिए सरकार प्रयास क्या कर रही है, और मेन पॉइंट ये भी है कि आखिर सरकार रुपए में क्यों व्यापार करना चाहती है, वैश्विक व्यापार क्यों करना चाहती है। तो एक इंपॉर्टेंट रीजन जो मुझे दिख रहा है, जो डाटा के साथ मैं कोट कर रहा हूं, कि जून 2022 में भारत का व्यापार घाटा 26.18 अरब डॉलर हुआ। एक महीने में 26 अरब से अधिक व्यापार घाटा हमारा हो रहा है, यानी 26 अरब डॉलर का नुकसान एक महीने में हमें हो रहा है। तो इस नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक है कि हम रुपए में कारोबार करें। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट अभी डेवलपमेंट हाल में हुआ है, और वो डेवलपमेंट है INSTC। INSTC के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो INSTC में जितने देश शामिल हैं सभी देश रुपए में व्यापार कर सकते हैं। रूस के साथ जो हमारा व्यापार होता है, रूस की करेंसी रूबल है, हमारी करेंसी रुपया, तो रुपया और रूबल में हमारा व्यापार रूस के साथ हो रहा है, अच्छी बात है। इसके अलावा ईरान भी लगातार हमसे कर रहा है, और ईरान के साथ भी हम तेल परचेज करते थे तो रुपए देकर परचेज करते थे। ईरान इस बात की लिबर्टी भारत को देता था, तो इसलिए ईरान के साथ भी अगर व्यापार हमारा होगा तो वो रुपए में हो सकता है। अब INSTC के बारे में इसमें चर्चा किया। INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, इंपॉर्टेंट और चर्चा में क्यों है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि INSTC क्रियान्वित हो रही है। कई सारा एडिटोरियल इस पे आया है, कई सारे चर्चा इस पे हुआ है। राज्यसभा टीवी को अगर आप देखेंगे या संसद टीवी आप देखेंगे उस पर भी इस पर चर्चा किया गया था। तो पहली बार 39 कंटेनर जो है ईरान के रास्ते भारत आ रहा है, जो रसिया का कंटेनर है वो ईरान के रास्ते इंडिया आ रहा है। अब INSTC को हम लोग मैप पे देखते हैं। देखिए, रूस के साथ जो हमारा व्यापार होता है उसका वर्तमान में जो रूट है वो यह है, ये वाली जो रूट है ब्लू वाली, ये आपको दिख रहा है। तो मान लीजिए सेंट पीटर्सबर्ग से अगर कोई सामान इंडिया आना है तो सबसे पहले बाल्टिक सी आएगा, उसके बाद नॉर्थ से आएगा, और उसके बाद यहाँ पे पुर्तगाल के बगल से होते हुए भूमध्य सागर आएगा, और भूमध्य सागर होते हुए यहाँ पे स्वेज नगर होते हुए यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे मुंबई में आएगा। तो ये रूट वर्तमान का है जिससे व्यापार हमारा होता है रूस के साथ। INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर 2000 में बनाया गया था, और उसका रीजन था कि हम इस रूट को फॉलो करेंगे। अब सोचिए, इस रूट से जो अगर हमारा सामान आता है उससे जितना समय लगेगा उसका आधा से भी कम समय इस रूट से लगेगा। ये रूट से कैसे आएगा? ये रूट से देखिए, अगर सेंट पीटर्सबर्ग से मान लीजिए कोई सामान आता है या मॉस्को से कोई सामान आता है भारत में, तो सीधे रूस की सीमा कैस्पियन सागर में लगती है, सीधे सामान कैस्पियन सागर आएगा, सीधे सामान कैस्पियन सागर आएगा, और कैस्पियन सागर से जो है ये यहाँ पे सीधे ईरान आएगा, और ईरान से के बंदर अब्बास पोर्ट है वहाँ पे होते हुए सीधे JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा। तो ये रूट है, इस रूट में सीधे रूस से कैस्पियन सागर होते हुए ईरान आएगा, और ईरान से सीधे इंडिया आ जाएगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूट है और काफ़ी इजी रूट होगा इंडिया पर्सपेक्टिव से। तो बेसिकली इसकी शुरुआत किया गया था 12 सितंबर 2000 को ईरान, रूस और भारत द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग से किसी सामान को भेजने के लिए एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स परिवहन परियोजना था।
ये टोटल 7200 किलोमीटर का मल्टी मॉडल नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य है कि भारत और रूस के बीच में जो परिवहन लागत है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसको 30% कम करना। इस रूट से अगर सामान आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30% कम होगा, और 40 दिन के आधे समय कम करना, यानी जो समय लगेगा वो भी आधा कम हो जाएगा। तो इस रूप में हमारे पास रूस से डायरेक्टली सामान आ सकता है, और पहली बार इसको क्रियान्वित किया गया है, यानी रूस से 39 कंटेनर निकल चुका है, वो भारत पहुंचने वाला है। अब INSTC का विस्तार करने की बात किया जा रहा है। 11 देश और इसमें शामिल होंगे। 11 देश में अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया और बुल्गारिया। अब चर्चा ये कर रही है, राइटर का ये कहना है कि ये जो 11 देश हैं, ये 11 देश भी एग्री हो रहे हैं कि रूस भारत के साथ जो व्यापार करे वो रुपये में करें। तो INSTC में जितना देश है वो सभी रुपये में व्यापार करने की सहमति दे सकते हैं। ये देश भी रुपये में भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे भारत के लिए एक सकारात्मक कदम होगा। यह कॉरिडोर ईरान के माध्यम से हिंद महासागर को फारस की खाड़ी कैस्पियन सागर से जोड़ता है, तथा रूसी संघ के माध्यम से सेंट पीटर्सबर्ग एवं उत्तरी यूरोप को जोड़ता है। तो ये कॉरिडोर इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, और इसका क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। यहाँ पे आपको INSTC के बारे में डिटेल से दिया हुआ है, बाकी इस एडिटोरियल को पढ़ लीजिएगा। FII की निकासी से रुपए में गिरावट, सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया। मैं भी आपके साथ लगातार चर्चा करता था। देखिए, बेसिकली अगर आप देखेंगे, इन्वेस्टमेंट दो तरह से होता है। एक होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो कंपनी इंडिया में निवेश करेगी वो इंडिया में आके निवेश करेगी। अगर मान लेते हैं कि किसी कंपनी, भारत में कोई कंपनी है, तो उस कंपनी में जाकर के डायरेक्टली इन्वेस्ट करना, तो एक FDI होता है। इसलिए FDI इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि FDI में अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है, कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, तो जल्दी पैसा निकलता नहीं है, आप उस कंपनी के एक तरह से ऑनर हो जाते हैं। लेकिन FPI आसानी होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आसानी होता है कि डायरेक्टली आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीद लिए, बॉन्ड खरीद लिए, और उस कंपनी का कुछ मालिकाना हक ले लिया। कल के डेट में आपको पैसा की आवश्यकता हुई, आप शेयर को बेच दीजिए, बॉन्ड को बेच दीजिए, आपको पैसा इमीडिएटली मिल जाएगा। अभी रिपोर्ट क्या है कि जून 2022 में फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक ने 50,000 करोड़ रुपए शेयर मार्केट से रिटर्न लिया। 50,000 करोड़ से अधिक रुपए ये लोग जो भारत में निवेश किया था उसको रिटर्न ले लिया। आप सोच सकते हैं, एक महीना में 50,000 करोड़ रुपए ये लोग वापस ले लिया है। जो शेयर इन्होंने परचेज किया था, जो बॉन्ड परचेज किया था, उसको बेच करके पैसा लेकर के ये लोग मार्केट से बाहर हो गए। तो इसलिए वर्तमान में रुपए की कंडीशन गिर रही है। सरकार का कहना है कि रुपए की कंडीशन गिर रही है, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो होता है, उससे पैसा निकासी कर रहा है। जो देश में पैसा लगाया गया था, जो व्यक्ति ने पैसा लगाया था, वो पैसा रिटर्न ले रहा है। FPI किसी व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में किया गया निवेश है, जिसके तहत संबंधित कंपनी के शेयर या बॉन्ड परचेज करता है। इसमें स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल बॉन्ड, एक्सचेंज ट्रैफिक बॉन्ड, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये सब शामिल है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है FDI और FPI के बारे में। इसी में एक होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स भी बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है, और FDI और FPI इन्वेस्टमेंट का दो इम्पॉर्टेंट तरीका है। केंद्र के प्रयासों से बैंकों में फंसे कर्जों की वसूली में आई तेजी, और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सरकार ने कदम उठाया था 2016 में। इसे कहते हैं IBC 2016। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि IBC 2016 का फुल फॉर्म क्या, या IBC कब आया। तो
आईबीसी मतलब होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जो वर्ष 2016 में क्रियान्वित किया गया। बीपीएससी का एक क्वेश्चन में देख रहा था, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कब इनेक्ट हुआ है? 2016 में इनेक्ट हुआ, 2016 में लागू हुआ। तो इसके माध्यम से जो है एनपीए की समस्या में कमी आई है। भारत से यूरोपीय देशों को पेट्रोल निर्यात बढ़ेगा। देखिए, भारत जो है सबसे अधिक आयात करता है वो पेट्रोलियम उत्पाद का, पेट्रोलियम सामान का, कच्चा तेल का। लेकिन सबसे अधिक निर्यात अगर आप देखिएगा तो सबसे अधिक निर्यात पेट्रो उत्पाद का ही करता है। यानी पेट्रोलियम में कच्चा तेल हम परचेज किए और उसको प्रोसेस्ड करके जो है हम निर्यात कर देते हैं। तो पेट्रो निर्यात भारत सबसे अधिक करता है, पेट्रो उत्पाद का निर्यात सबसे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बने उत्पाद का निर्यात भारत सबसे अधिक करता है। जिस तरह से वर्तमान में रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उसके बाद भारत के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि यूरोपीय देशों को पेट्रोल निर्यात भारत अधिक करे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन, नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन है बेसिकली, और इस गैस पाइपलाइन के द्वारा जर्मनी को गैस सप्लाई करता है रूस। तो रूस और जर्मनी के बीच में ये गैस पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। ये काफ़ी चर्चा में था, जब ये बन रहा था तो अमेरिका इसका विरोध कर रहा था। जर्मनी नाटो का सदस्य होते हुए भी उन्होंने इसे बनने दिया। जर्मनी विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जब तक ये गैस नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के द्वारा रूस जर्मनी को नहीं करेगा, जर्मनी की कंडीशन खराब होगी, जर्मनी के पास गैस नहीं बचेगा, जर्मनी की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। अब सोच कर देखिए। तो इसलिए भारत के पास अपॉर्चुनिटी है कि पेट्रोलियम उत्पाद का या अन्य चीज का निर्यात अभी यूरोप को अधिक कर सकता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति जो अभी वहाँ पे अंतरिम राष्ट्रपति हैं, रानिल विक्रमसिंघे, जो वहाँ के प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने फिर से एक बार आपातकाल की घोषणा किया। ब्रिटेन में पहली बार गर्मी का रेड अलर्ट। देखिए, जलवायु परिवर्तन टॉपिक अगर आप लोग बना रहे हैं तो इसको लिख लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन टॉपिक का अगर इम्पैक्ट लिखना है तो एक इम्पैक्ट इसको भी आप लोग लिखिएगा। क्या लिखिएगा आप लोग? तो आप लोग लिखिएगा कि ब्रिटेन में पहली बार जलवायु परिवर्तन के कारण ब्रिटेन में पहली बार गर्मी को लेकर के रेड अलर्ट जारी हुआ। जो जुलाई में नॉर्मली वहाँ का टेम्परेचर होता था वो 12 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता था, जो इस बार 40 डिग्री सेंटीग्रेड पार कर गया, जो ऑल टाइम हाई। तो ब्रिटेन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पार कर गया, वो ऑल टाइम हाई है। ये जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है। इसी तरह से जंगल में जो आग लग रही है, ये भी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। और अगर आप मेंस का क्वेश्चन देखिएगा, यूपीएससी देखिए, स्टेट पीसीएस देखिए, तो जंगल में आग लगने को लेकर के ये लोग क्वेश्चन पूछे हैं मेंस में। तो इसलिए ये दोनों टॉपिक, जलवायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट, ये से क्वेश्चन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे मेंस में पूछे जाते हैं। चलिए, इतना ही न्यूज़ था, लौटते हैं क्वेश्चन पे। भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क, अगर नेशनल पार्क की मैं बात करूं तो नेशनल पार्क में सबसे पहला नंबर पे है एमपी, दूसरे स्थान पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरे स्थान पे है असम। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की मैं बात करूं, वन्यजीव अभ्यारण्य की मैं बात करूं, तो वन्यजीव अभ्यारण्य में टॉप पे है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, क्योंकि सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो महाराष्ट्र में है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।